इसका सम्राट अशोक का जो मानव जीवन में जो योगदान है उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं है? आप लोग नहीं जानते कि जो संविधान सभा थी उसमें 389 मेंबर्स थे, उसमें 389 मेंबर थे। बंटवारे के बाद यहाँ 200 रह गए, बाकी चले गए पाकिस्तान। ये सरासर गलत है कि एक महापुरुष ने संविधान दे दिया, किसी ने अपने पॉकेट नहीं दिया। उसमें 6-7 समितियां थी, वो उसमें विद्वान लोग तमाम देशों में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, चीन में गए, जापान में गए, कहाँ गए, वो वहां से पढ़ के लाए, फिर इसमें कंक्लूजन निकाला गया, उसके बाद संविधान बना था। दूसरे, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे और नहीं जानेंगे, पढ़ेंगे जानेंगे और बोलना नहीं सीखेंगे तो अशोक महान को, बुद्ध को भी किसी के नीचे दफना के रहे। आप लोग अनुभव कर रहे जो कहना चाह रहा हूं। सम्राट अशोक की लाट में चर्चा कर रहा था, उसमें जो धम्म चक्र है, मैंने कहा था आपको कोई नहीं बताएगा। जो बहुत बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होंगे, संविधान विशेषज्ञ होंगे और साहित्यकार होंगे, बुद्धिज्म में पीएचडी किए होंगे, वो ये नहीं बताएंगे उस धर्म चक्र का हमारे लिए क्या योगदान है। हम सबके शरीर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दुनिया के किसी कोने का मनुष्य हो, उसके शरीर में वो धर्म चक्र अधूरे का स्थान है। धर्म चक्र, जो कोई चक्र उसमें धुरा होगा, वो धुरा हर व्यक्ति के शरीर में है। इसीलिए वो वहां जो संविधान में उसका वो डाला गया, प्रतीक डाला गया हुआ, वो इसलिए कि हर आदमी जब धर्म चक्र को चलाना जानेगा तो चलाएगा कैसे? बुराइयों से बचेगा, अच्छाइयों को धारण करेगा, बुराइयों से बचेगा, अच्छाइयों को धारण करेगा, तो बुराई नाम की कहीं कोई चीज रह नहीं जाएगी। और जब भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया तो वहां कोई चक्र नहीं रखा था जो उन्होंने लुढ़का दिया चल रहा है। हम धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम पर आयोजन करते हैं और तमाम लोग गाली देते हैं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा में गाली कहां से आ गई? वो अपशब्द कहां से आ गए? भगवान बुद्ध की शिक्षा 3 चरणों में है: शील, समाधि और प्रज्ञा। मौर्य वंश के लोग भगवान बुद्ध के समय के जो शाकाहारी हैं, उसका कारण यही है कि शील पालन तब से करते आ रहे हैं। ये लोग सदाचारी थे और इसलिए इनको भगत कहा गया। हम कायर नहीं हैं। जो ऐसा लोग कहते हैं कि हम भीरू हैं, डरपोक हैं, कायर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की भाषा सुन लीजिए। वो कहता है कि लोगों में असहिष्णुता नहीं है, लोगों में धैर्य नहीं है। अभी 15 दिन पहले बात आई थी, सीजीआई कह रहा है, आप झांक के देखिए, अपने जीवन में झांक के देखिए, दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है जिसकी सहनशीलता मौर्य वंश के लोगों से ज्यादा हो। हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे नहीं, जो कोई ऐसा हमारा वो कह देगा कान कौवा लेकर गया, दौड़ पड़ेंगे। दूसरे, बुद्ध के धर्म को एक दिन में किसी ने नहीं खत्म किया। कोई व्यक्ति जब बुद्ध बनता है तो उसकी शिक्षा 2500 वर्ष तक चलती है। कैसे? वो जो शील, समाधि, प्रज्ञा, कोई व्यक्ति जब बुद्ध बना तो उसकी शिक्षा 500 साल तक जो बुद्ध ने सिखाया वैसे चलती है। यानी कि सम्राट अशोक के जीवन काल तक शिक्षा चलती रही। शील, समाधि, प्रज्ञा का लोग पालन करते हैं। 500 साल बीत गया तो लोग प्रज्ञा भूल गए। प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष अनुभूत। ये करने की बात है, ये खाली गप मारने की बात नहीं है, ये करने की बात है। बुद्ध की शिक्षा में सब कुछ एक एक अक्षर, एक एक शब्द करने वाला है, कोई भी करके देख सकता है। 500 साल बीत गए, प्रज्ञा गई, फिर 500 साल समाधि का लोग अभ्यास करते रहे। समाधि माने समाधि और शील का, समाधि माने मन को वश करने की कला। धीरे 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 500 साल गया तो समाधि भूल गए। फिर 500 साल तक शील का पालन करते चले आए। ये दुनिया में जहां भी बुद्ध के न्याय पे सब क्या चलता है, 500 साल तक शील का पालन करते रहे, वो भी भूल गए। काम करना बंद कर दिया तो भूल गए। देखिए सड़क अभी नहीं बनी है, इस पे 10 साल कुछ न करे। आदमी जाए, गाड़ी घोड़ा में जाए, यहाँ बड़े बड़े पेट है, पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई सड़क थी। ऐसे उस रास्ते पर चलने वाला कोई था नहीं तो लोग बोले। फिर 1500 वर्ष बीत गए, 500 साल तक लोग शास्त्रों का पठन पाठन करते रहे। पठन पाठन करते रहे तो खत्म कर देता हूं। अगर ये तमाशा करने वाला कोई कार्य मुझे मत बोलिएगा। मैं 2500 साल यही कर रहा हूं, यही सीख रहा हूं, यही जान रहा हूं। तो
1000 वर्ष, ये 500 साल तक खाली किताबों का पढ़ा चलता, फिर वो भी भूल गए। उसके बाद क्या रहा, जैसे आज चल रहा, इसने मारा, उसने गोबर खिलाया, ये किया, वो किया, ये 500 साल तक नहीं चलता रहा। 2500 वर्ष बीत गए, एक बुद्धाब्द बीत गया, बुद्ध की उसके बाद दूसरा बुद्धाब्द शुरू हुआ। ये बुद्ध की शिक्षा तो यहाँ से लुप्त हुई थी 1969 में। 1969 के जुलाई महीने में फिर भारत आ गई। जैसे लुप्त हुई थी वैसे भारत जाएंगे। आदरणीय कृष्ण साहब यहाँ बैठे हैं, आप इस विद्या का प्रैक्टिकल करके देखें, आप बताएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उसके बाद हम जिस युग में जी रहे हैं, आप सबका सौभाग्य है, कोई भी आदमी बुद्ध के उस रास्ते पर स्वयं चल के देख सकता है। तो जो लोग इस चीज को नहीं जानते, यही हमको आपस लड़ाएंगे, आप तो भीड़ हैं, आपको तो ये कर दिया, वो कर दिया। कोई भी आदमी जब रास्ते पर नहीं चलेगा वो धीरे धीरे भूल ही जाएगा। और ये बात सत्य है, जो कुछ सुन ने बृहद्रथ को मारा, उसके बाद और लोगों को मारा। जैसे वो आजकल पाठ चल रहा है दुर्गा सप्तमी का, उसमें लिखा है कि मौर्य लोग चोर हैं, इनको मारो, और घर में पाठ चल रहा है उसका। तो उन दिनों लोगों ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपा लिया होगा, तो डर के मारे उस रास्ते पर चलना बंद कर दिया। जैसे मैं टोपी लगा चलता हूँ, मेरे गांव के बगल में जंगल नदी है, तो कुछ जो दुश्मन है जो इस बात को सुनते हैं वो दुश्मन, तो अंधेरा होने पर देखते हैं जा रहा है तो साले को मारो, चाहे थप्पड़ मारो, टोपी जाए या कुछ खरीद करो। तो ये मेरी पहचान है। तो मैं रास्ते में उधर संघर्ष किया, पढ़ने का अधिकार हमको दिया, लेकिन मेरे साथियों एक चूक हो रही है हम लोगों से, क्योंकि जहां से सिलेबस निर्धारित हो रहे हैं वहां पे अभी भी हमारे समाज के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो हमारी पीढ़ी भुगत रही है, जनरेशन। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक इतिहास हमारा है उसे हम आप नहीं जान पा रहे हैं। सिलेबस वो निर्धारित करते हैं, हमको बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग के न्यारे बापू। लेकिन मेरे साथियों, हम जिस महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं उनका इतिहास, खासकर सच्चा इतिहास हम लोगों को अभी तक सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। होना तो ये चाहिए कि हमको प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक हमारे महापुरुषों के बारे में सही जानकारी दिया जाए, लेकिन चूंकि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व वहां पे नहीं है, इसलिए सिलेबस में हमारे महापुरुषों को स्थान नहीं मिलता। और यही कारण है कि हमारी पीढ़ियां अपने महापुरुषों को नहीं पहचान पाती। चूंकि हमारी पीढ़ियां हमारे महापुरुषों को नहीं पहचान रही है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपना वास्तविक इतिहास भूल रहा है। तो साथियों, ये एक अवसर है ऐसे महामानव के जन्मदिन मनाने का। साथियों, मकसद केवल जन्मदिन मनाना नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि हम लोग भी कम से कम ये सबूत दें कि हम जिंदा हैं, हम अपने महापुरुषों के बारे में जानते हैं, हम उनकी आवाज को घर घर पहुंचाएंगे। हम एक संदेश भी देना चाहते हैं शासन प्रशासन में बैठे लोगों को कि अगर आप हमारे महापुरुषों को, हमारी पीढ़ियों को नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग ये जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों से परिचित कराएंगे। साथियों, इसी उद्देश्य को रखते हुए हम लोगों ने, खासकर मास्टर साहब आसाराम मौर्य जी, सागर मौर्य जी, आप सभी लोग, रामचंद्र मौर्य जी, इधर जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि क्यों ना अब की बार पहली बार ये शुरुआत किया जाए। शुरुआत 10 आदमी से हो, 20 आदमी से हो, 50 आदमी से हो, लेकिन शुरुआत हो। हालांकि शुरू करने में झिझक तो थी, लेकिन फिर भी साथियों, आप लोगों का उत्साह देख करके ये मनोबल बढ़ा है हम लोगों का। और आने वाले वक्त में अगले वर्ष हम लोग इस जन्म जयंती को किसी खुले स्थल पे ले जाएंगे और बड़ा भव्य प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को बाहर से आमंत्रित किया गया था और वो लोग हमारे बीच में आ भी रहे हैं। तो इसी कड़ी में जब तक कि जलपान चल रहा है, मैं बुलाना चाहता हूं माननीय लालजी गौतम जी को कि आप आए, आज के अवसर पर 2 शब्द कहें। साथियों, आज महान सम्राट चक्रवर्ती महाराजा अशोक जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। साथियों, आज हम अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं।
लेकिन हम जो जयंती मना रहे, आखिर हम महापुरुषों की जयंती क्यों मनाई जा रही है? सबसे पहले हमको इस बारे में अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने जो अपनी जीवन जवानी कुर्बान किया वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया, जिसकी वजह से हम लोग आज महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। ये बात हमको पहले समझनी चाहिए। दूसरा साथियों, महापुरुषों ने किसी वर्ग या किसी जाति के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने समाज के उत्थान के लिए काम किया। आज की डेट में हमारे देश में दुश्मनों के द्वारा जब तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिक्रांति हुई, उस प्रतिक्रांति के बाद वो लोग भी कभी कभी अध्ययन करते कि क्या बात है, जिस देश से बौद्ध धर्म शुरू हुआ उसी देश में बौद्ध धर्म खत्म हो गया। उसका प्रमुख कारण है ये जातिवाद। ये जातिवाद ही प्रमुख कारण है, क्योंकि हमको उच्च नीच में एक दूसरे से बनाया गया और बुद्धिज्म को खत्म करने की प्लानिंग के तहत ये बनाया गया। साथियों, जब तथागत गौतम बुद्ध उस समय संघर्ष कर रहे थे, उस समय शूद्र होने के नाते तथागत गौतम बुद्ध ने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था और इकट्ठा किया, तब जाके सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा पैदा हुए। लेकिन जब दुश्मनों ने प्रतिक्रांति किया और प्रतिक्रांति करने के बाद उस शूद्र वर्ग को 6743 टुकड़ों में बांटा और सभी एक टुकड़े को एक दूसरे से उच्च नीच बनाया। ये जो उच्च नीच बनाया, इससे जानते हो बुद्धिज्म खत्म हो गया। आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? जाति पे गर्व कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर मैं आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, दुनिया के साइंटिस्टों ने जाति मापने का 4 पैमाना दिया है। पहला पैमाना है उनके बॉडी के आधार पर, दूसरा पैमाना है उनके आकार और प्रकार के आधार पर, तीसरा पैमाना है उनकी खाने के आधार पर, और चौथा पैमाना है विष्टा यानी लैट्रिन के आधार पर। यहाँ तमाम हमारे डॉक्टर साहब लोग आए हुए हैं, उन लोगों से अभी आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा क्या ये पैमाना गलत है। साथियों, आज मैं बस 2 मिनट सर। सबसे पहले मैं अपने उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समतावादी व्यवस्था को कायम करने के लिए इस देश में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। दूसरी बात साथियों, आज इस टांडा रोड सम्राट नगर में सम्राट अशोक जी की 2327वीं जो जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें बताई, बस मैं ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट ही लेना चाहूंगा आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजन समिति को ये धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने ये जो प्रबोधन का कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा समाज प्रबोधन के महत्व को समझता नहीं। प्रबोधन से होता क्या है समाज में? साथियों, ये कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं यहाँ रखा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रबोधन जो हो रहा है, प्रबोधन से होता क्या है समाज में? तो साथियों, प्रबोधन से समाज में विचार जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रबोधन से समाज में विचार जाता है और विचार से समाज में जागृति पैदा होती है। प्रबोधन से समाज में विचार जाता है और विचार से समाज में जागृति पैदा होती है और जागृति से समाज में एक संदेश जाता है। शब्दों के महत्व को समझिएगा साथियों। जागृति से समाज में एक संदेश जाता है और उस संदेश से को जनमत कहते हैं। जनमत से शक्ति निर्माण होती है समाज में, ध्यान दीजिएगा। जनमत से समाज में एक शक्ति निर्माण होती है और वो शक्ति जिस समाज के हाथ में होती है वो समाज आजाद होता है, और वही शक्ति जिस समाज के विरोध में होती है वो समाज गुलाम होता है। इतना महत्व होता है प्रबोधन का। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहूंगा
कि अपने पुरखों की जो विचारधारा है, जो विचार है, अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आने वाली नई पीढ़ी में इसको जरूर ट्रांसफर करिए, जरूर देने का काम करिए, क्योंकि आने वाली जो नई जनरेशन है यही दुनिया में बदलाव लाएगी, यही दुनिया में कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से मेरा यही अपील है कि महापुरुषों के हमारा ये जो कार्यक्रम करने का मकसद सिर्फ जयंती मनाने का मकसद नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए अपने पुरखों को अपने समाज में स्थापित किया जाए और उनके विचारों को फैलाया जाए ताकि समाज में जागृति आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को